2021 में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है ये सब प्रश्न। प्रीवियस ईयर का है प्रश्न यह, रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है। और जरूरी नहीं है कि रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है तो यह प्रश्न अब रेलवे वाला एग्जाम में भी आएगा, इसलिए ये सब प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, 2021 का प्रश्न है, 2021 का। तो चलिए शुरू करते हैं। सिल्वर। चलिए पहला प्रश्न क्या है, प्रकाश सबसे पहले नेत्र के किस भाग में प्रवेश करता है? प्रकाश जो होता है आंख में जो प्रवेश करता है, वो आंख के किस भाग में? प्रकाश जो है वह सबसे पहले जो नेत्र में प्रवेश करता है तो किस भाग में? तो कॉर्निया में प्रवेश करता है। कॉर्निया में प्रवेश करता है। कॉर्निया में प्रवेश करता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी के कितने जोड़े होते हैं? मानव शरीर में रीढ़ की जो हड्डी होती है, मानव शरीर में मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी जो होती है कितने जोड़े होते हैं? रीढ़ की हड्डी के कितने जोड़े होते हैं मानव शरीर में? रीढ़ की हड्डी का कितना जोड़ा होता है? तो 31 जोड़ा। 31 जोड़ा, 31, 31। नेत्रदान में कॉर्निया को दान किया जाता है। साक्षी सिन्हा जी, सही है आपका आंसर। नेत्रदान में कॉर्निया को ही दान किया जाता है, कॉर्निया का ही दान किया जाता है नेत्रदान में। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, न्यूरॉन। न्यूरॉन जिसे तंत्रिका कोशिका कहते हैं। न्यूरॉन जिसे तंत्रिका न्यूरॉन जिसे तंत्रिका कोशिका कहते हैं, तंत्रिका कोशिका। शाखाओं के रूप में, न्यूरॉन शाखाओं के रूप में जो संरचना है उसे क्या कहा जाता है? न्यूरॉन के जो शाखा के रूप में संरचना है, न्यूरॉन का जो शाखा के रूप में संरचना है उसे क्या कहा जाता है? न्यूरॉन का जो शाखा के रूप में संरचना है उसे क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स डेंड्राइट्स कहते हैं। न्यूरॉन के जो शाखा के रूप में जो क्षेत्र शाखा के रूप में जो संरचना किया गया है, न्यूरॉन का जो शाखा के रूप में संरचना किया गया है उसे क्या कहते हैं? तो डेंड्राइट्स कहते हैं। डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स। अगला प्रश्न देखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। डेंड्राइट्स, सही है आपका आंसर। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पेरिस किससे बना होता है? तो ये आंसर क्या हो जाएगा? जिप्सम को गर्म करने पर। जिप्सम को हम गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। जिप्सम का क्या होता है रासायनिक सूत्र? सी सी ए एसओ फोर। एसओ फोर, Ca SO4 इंटू 2H2O। 2H2O, ये हो गया क्या? जिप्सम का रासायनिक सूत्र। जिप्सम का रासायनिक सूत्र हो गया CaSO4 इंटू 2H2 हो गया। और जब इसे हम गर्म करते हैं इसे हम जब गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? तो CaSO4 इंटू हाफ H2O। और यह क्या होता है? यही होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर 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 ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस यही होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब हम जिप्सम को गर्म करते हैं तो उसे क्या प्राप्त होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? आधुनिक विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो गैलीली। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो अभी कुछ देर पहले हम बताए थे कि पृथ्वी का जो सबसे निकटतम तारा जो है, तारा, वो कौन होता है? तो सूर्य है। तारा जो है निकटतम वो कौन सा है? सूर्य है। पृथ्वी का निकटतम तारा क्या है? सूर्य हो जाएगा आंसर, सूर्य हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एमसीबी का पूर्ण रूप क्या होता है? एमसीबी एमसीबी का विस्तृत रूप क्या होता है? एमसीबी का विस्तृत रूप क्या होता है? क्या हो जाएगा? मिनिएचर 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 सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर क्या हो जाएगा? एमसीबी का पूर्ण रूप मिनिएचर मिनिएचर सर्किट ब्रेकर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मानव शरीर का सामान्य
मानव शरीर का सामान्य सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है? यानी कि मानव शरीर का जो रक्तचाप होता है वो कितना होता है? रक्तचाप होता है कितना होता है? 120/80, 120/80 mm होता है, 120/80 mm होता है, 120/80 होता है। और इसमें क्या कहा गया है? सिस्टोलिक, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है ऊपर वाला हो जाता है, ऊपर वाला होता है, यानी कि 120 हो जाता है। और डायस्टोलिक अगर कहेगा तो ये नीचे वाला हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? डायस्ट्रोलिक, डाय डायस्ट्रोलिक, एस्ट्रोलिक। डायस्ट्रोलिक कौन सा हो जाएगा? नीचे वाला हो जाएगा। और ऊपर वाला क्या हो जाएगा? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। कुमारी माया जी सही आपका, 120/80। ये हो गया सिस्टोलिक और ये हो गया डायस्ट्रोलिक हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? मानव शरीर में सबसे बड़ा संधि, संधि, मानव शरीर में सबसे बड़ा संधि, संधि का मतलब होता है ज्वाइंट, ज्वाइंट यानी कि जोड़। मानव शरीर में सबसे बड़ा संधि क्या है? यानी कि ज्वाइंट, जोड़ क्या है? तो घुटने का जोड़, घुटने में जो जोड़ होता है, घुटने में जो जोड़ होता है वह मानव शरीर का सबसे बड़ा जोड़ होता है, सबसे बड़ा जोड़ होता है। और घुटने में ही कौन सा हड्डी होता है? पटेला होता है, पटेला, पटेला नामक जो हड्डी होता है वह घुटने में ही पाया जाता है। और टांग में कौन सा होता है? टिबिया, टिबिया, टिबिया जो होता है वह टांग में होता है। और यह टिबिया कैसा हड्डी होता है? तो सबसे चमकीला, सबसे चमकीला, चमकीला, सबसे चमकीला हड्डी कौन सा है? तो ये टिबिया है, टिबिया जो कि टांग की हड्डी है। टिबिया कैसी हड्डी है? टांग की हड्डी, नी, घुटना, सही है, टांग की हड्डी है। और सबसे चमकीला कहा जाता है टिबिया की हड्डी को। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में, मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में जो संचय किया जाता है, ऊर्जा को जो संचय किया जाता है मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में जो संचित किया जाता है वो ग्लूकोज होता है। क्या होता है? ग्लूकोज होता है। मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में किसका संचय किया जाता है? मानव शरीर में ग्लूकोज, ग्लूकोज का संचय, ग्लूकोज का, ग्लूकोज का संचय ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन के रूप में करते हैं। मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में किसका संचय करते हैं? तो ग्लूकोज का करते हैं। ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है ट्विटर, अगला प्रश्न देखेंगे क्या है? ट्विटर, ट्विटर, फेसबुक, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप। ट्विटर, ट्विटर, फेसबुक, सोशल मीडिया और व्हाट्सएप। देखिएगा आप लोग, ट्विटर, सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, सोशल मीडिया और व्हाट्सएप, इससे कौन सा सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है? बताइएगा आप लोग, इसमें कौन सा सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है? अंजलि कुमारी, सोशल मीडिया, चाहिए। चलिए सही है आपका आंसर, क्या हो जाएगा? सोशल मीडिया हो जाएगा, सोशल मीडिया। क्योंकि ये जो है ट्विटर जो है, फेसबुक, ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप, ये तीनों क्या है? ये तीनों क्या है? एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन है। ये तीनों क्या है? एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन है और सोशल नेटवर्किंग साइट है। यह तीनों क्या है? सोशल नेटवर्किंग साइट है। और यह जो है सोशल मीडिया, इसका कोई, इसका कोई एप्लीकेशन नहीं होता है। और यह सोशल मीडिया, सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया है, यह नेटवर्किंग साइट नहीं है। क्या है? नेटवर्किंग साइट नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे। किस पीएच वैल्यू में, यानी कि किस पीएच मान पर, किस पीएच मान में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सर्वाधिक होती है? हाइड्रोजन आयन यानी कि किस पीएच मान, पीएच मान बताना है, किस पीएच मान पर हाइड्रोजन का आयन जो है, हाइड्रोजन का आयन जो है, आयन जो है वह सर्वाधिक होता है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो होता है, सांद्रता, वह सबसे ज्यादा होता है कितने पीएच पर? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक होती है कितने पीएच पर? तो pH 4, pH 4 पर, pH 4 पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न देखेंगे। किस प्रोटीन के कारण रेशम के तंतु, किस प्रोटीन, प्रोटीन, प्रोटीन के कारण रेशम के तंतु, रेशम के तंतु जो होता है वह उजले चमकदार दिखाई देते हैं? यानी कि रेशम के तंतु जो है वह उजला और चमकदार दिखाई देता है। रेशम की तंतु उजला और चमकदार दिखाई देता है किस प्रोटीन के कारण? हाई हाइब्रोइन, हाइब्रोइन, हाइब्रोइन नामक प्रोटीन के कारण, हाइब्रोइन नामक प्रोटीन के कारण रेशम का जो
रेशम का जो तंतु है वह उजला और चमकदार दिखाई देता है। उजला और चमकदार दिखाई देता है। उजला और चमकदार दिखाई देता है किस प्रोटीन के कारण? तो फाइब्रोइन प्रोटीन के कारण। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, कैंसर के इलाज में काम आने वाली मशीनों और अन्य चिकित्सीय उपकरण में किस समस्थानी का प्रयोग किया जाता है? यानी कि सीधा सीधा समझ सकते हैं कि कैंसर के इलाज में किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? किस चिकित्सीय उपकरण का प्रयोग किया जाता है? कैंसर के इलाज में किस चिकित्सीय उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो क्या हो जाएगा आंसर? कोबाल्ट। कोबाल्ट। कोबाल्ट का प्रयोग किया जाता है। कोबाल्ट का कोबाल्ट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर काम करने वाला उपकरण। यानी कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर काम करने वाला उपकरण उपकरण कौन सा है? विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर काम करने वाला उपकरण कौन सा है? विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर काम करने वाला उपकरण कौन सा है? तो विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब जो है वह विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत बल्ब जो होता है वह विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कार्य करता है। कौन सा? विद्युत बल्ब। अगला प्रश्न है, किस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? यानी कि ये जो है वन लाइनर है और इसमें ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न बनता है उसी तरह यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिर्फ आंसर दिया गया है क्योंकि यह वन लाइनर प्रश्न है। किस बीमारी के कारण, यानी कि बीमारी का नाम बताना है जिससे ग्रसित व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है। यानी कि नेत्रदान करने करने के लिए उस बीमारी का होना न होना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कौन सा बीमारी है? तो मधुमेह। अगर मधुमेह बीमारी अगर किसी व्यक्ति को है तो भी वह नेत्रदान कर सकता है। नेत्रदान यानी कि नेत्रदान में किसका दान किया जाता है? तो कॉर्निया का कॉर्निया का दान किया जाता है। और कॉर्निया का दान हम मधुमेह रोग अगर है पर भी कर सकते हैं। क्या है, किस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? तो कौन सा हो जाएगा? मधुमेह। मधुमेह। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत ने अपना पहला उपग्रह कब छोड़ा था? भारत के द्वारा जो उपग्रह छोड़ा गया था भारत के द्वारा जो पहला उपग्रह छोड़ा गया था भारत के द्वारा जो पहला उपग्रह छोड़ा गया था वह कब छोड़ा गया था? भारत के द्वारा पहला उपग्रह छोड़ा गया था कब? 19 अप्रैल 1975 को। 19 अप्रैल 1970 को छोड़ा गया था भारत द्वारा पहला उपग्रह। भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह कौन सा है? 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। और कौन सा उपग्रह है? तो आर्यभट्ट हो जाएगा। आर्यभट्ट हो जाएगा। उपग्रह कौन सा हो जाएगा? आर्यभट्ट। और कब छोड़ा गया? 19 अप्रैल 1975 को। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, डीएनएस का पूर्ण रूप क्या होता है? डीएनएस डीएनएस जो होता है, डीएनएस का विस्तारित रूप या पूर्ण रूप क्या होता है? डीएनएस का विस्तारित रूप या पूर्ण रूप क्या होता है? बताइएगा आप लोग क्या होगा? डीएनएस का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम। आर्यभट्ट। डोमेन नेम सिस्टम सही आंसर। डोमेन नेम सिस्टम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए किस दवा का प्रयोग करता है? यानी कि सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए या मारने के लिए किस दवा का प्रयोग करते हैं? यानी कि सूक्ष्म जीव को मारने के लिए किस दवा का प्रयोग करते हैं? तो एंटीबायोटिक्स एंटीबायोटिक्स के द्वारा सूक्ष्म जीवों को नष्ट किया जा सकता है। एंटीबायोटिक्स दवा के द्वारा सूक्ष्म जीव का नष्ट किया जा सकता है। और जोंक किस संघ का जंतु है? जोंक जोंक जो होता है वह किस संघ का जंतु होता है? जोंक जो होता है वह किस संघ के अंतर्गत आता है? किस संघ का जंतु होता है? तो संघ का नाम क्या है? एनिलीडा। एनिलीडा संघ का होता है। जोंक जो होता है एनिलीडा संघ का होता है। जोंक जो होता है एनिलीडा संघ का होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न क्या है, दिसंबर 2021 तक भारत में कुल कितने न्यूक्लियर रिएक्टर रिएक्टर हैं? यानी कि 2021 तक भारत में, दिसंबर 2021 तक भारत में कुल कितने न्यूक्लियर रिएक्टर थे? यानी कि दिसंबर 2021 तक भारत में कितने न्यूक्लियर रिएक्टर थे? तो कितना था? तो 22 था। 2021 यानी कि दिसंबर 2021 से पहले तक 22 न्यूक्लियर रिएक्टर था। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, देश के अंतर्गत प्रश्न है, देश देश के अंतर्गत कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो कोई भी पदार्थ जो होता है वो, कोई भी पदार्थ जो होता है वो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में न बदल कर डायरेक्ट गैस अवस्था में बदल जाती है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वापातन कहते हैं। ऊर्ध्वापातन, ऊर्ध्वापातन के द्वारा क्या होता है, कोई भी पदार्थ, कोई भी ठोस पदार्थ और ठोस पदार्थ ठोस पदार्थ डायरेक्ट ठोस पदार्थ डायरेक्ट गैस में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वापातन कहते हैं, ऊर्ध्वापातन। अगला प्रश्न है, इंटरनेट की ब्राउजिंग करते समय किस प्रोटोकॉल इंटरनेट की ब्राउजिंग करते समय किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? इंटरनेट की ब्राउजिंग करते समय किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? तो क्या हो जाएगा? HTTP। HTTP इसका पूर्ण रूप क्या होता है? तो हाइपर टेक्स्ट हाइपर टेक्स्ट बताइएगा आप लोग। HTTP का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या हो जाएगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए आपका सही आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 6 दशमलव, सॉरी 6 दशमलव नहीं, 6 गुना है। 6 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन, 6 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन कितने आवेश के बराबर होता है? कितने आवेश के बराबर होता है? तो एक सी यानी कि 1 कूलम के बराबर होता है। 1 कूलम के बराबर होता है। 1 कूलम के बराबर होता है। 6 गुने 10 के पावर 8 इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कितने आवेश के बराबर होता है? तो 1 कूलम आवेश के बराबर होता है। और 1 कूलम बराबर 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? आवेश जो होता है वो ऋणात्मक आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। और प्रोटॉन में क्या होता है? धनात्मक होता है। और न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता है, आवेशहीन होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, पवन पवन कोयला, लकड़ी और पेट्रोल में कौन गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है? गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत, पवन, कोयला और लकड़ी। पवन, कोयला, लकड़ी और पेट्रोल, पेट्रोल में कौन गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है? गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत आप लोग बताइएगा। गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत पवन, पवन यानी कि वायु हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? पवन हो जाएगा, पवन हो जाएगा। यह गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। और यह सब ये जो है कोयला, कोयला, लकड़ी और पेट्रोल, यह पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। कोयला, लकड़ी और पेट्रोल, पेट्रोल क्या हो जाएगा? पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा। और हवा जो होगा पवन, यह क्या हो जाएगा? गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा। गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत पवन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मई 2021 में इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर द्वारा विकसित, मई 2021 में इसरो इसरो के द्वारा इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के द्वारा विकसित वेंटिलेटर, वेंटिलेटर का नाम क्या था? वेंटिलेटर का नाम बताना है। 2021 में जो कोरोना बीमारी जो चल रहा था उस समय इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर सेंटर द्वारा विकसित वेंटिलेटर, वेंटिलेटर का नाम क्या था? तो प्राण वायु और स्वस्थ, प्राण वायु और स्वस्थ, प्राण वायु और स्वस्थ, प्राण वायु और स्वस्थ नाम था वेंटिलेटर का। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड में पैराग्राफ बदलने के लिए
कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है? यानी कि एमएस वर्ड पर जब हम काम करते हैं, एमएस वर्ड पर जब हम काम करते हैं तो पैराग्राफ जब बदलते हैं, पैराग्राफ जो बदलते हैं तो किस की का प्रयोग करते हैं? कौन से की का प्रयोग करते हैं पैराग्राफ बदलने के लिए? कौन से की का? कुंजी। कुंजी यानी कि बटन, बटन यानी कि की का प्रयोग करते हैं तो इंटर, इंटर की का प्रयोग करते हैं। यानी कि इंटर करने से एमएस वर्ड पर जब कार्य करते हैं तो उससे पैराग्राफ चेंज हो जाता है, पैराग्राफ जो होता है वो चेंज हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, किसका प्रयोग ब्रेड केक, यानी कि किसका प्रयोग ब्रेड केक और ढोकला, ढोकला, ब्रेड केक और ढोकला जो होता है, ढोकला जो होता है यह, ढोकला जो होता है यह क्या है? ये खाने वाला ही चीज है, ढोकला जो होता है खाने वाला ही चीज होता है। ये सब ज्यादा करके कहाँ पर? दक्षिण भारत में ये सब बनाया जाता है, ढोकला, ढोकला दक्षिण भारत में ये सब बनाया जाता है। ये सब खाने वाला चीज में जो प्रयोग किया जाता है फुलाने के लिए, इसको फुलाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट का, सोडियम बाइकार्बोनेट का, सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है किसे? ब्रेड केक और ढोकला को फुलाने में, सोडियम बाइकार्बोनेट का। अगला प्रश्न है, विटामिन सी सर्वाधिक किसमें पाया जाता है? विटामिन सी जो होता है, विटामिन सी, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बताए थे कि पायरिया, पायरिया, पायरिया बीमारी जो होता है विटामिन सी की कमी से होता है। और इसमें सर्वाधिक विटामिन सी जो होता है सर्वाधिक किसमें पाया जाता है? तो आंवला में पाया जाता है, आंवला में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है यूएसबी का पूर्ण फॉर्म, यूएसबी, यूएसबी का पूर्ण रूप या फुल फॉर्म क्या होगा? यूएसबी का पूर्ण रूप या फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस हो जाएगा यूएसबी का फुल फॉर्म, यूएसबी का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है एच टी टी पी, यानी कि एच डबल टी पी और एफ टी पी और टीसीपी में कौन सा प्रोटोकॉल, कौन सा प्रोटोकॉल फाइल ट्रांसफर से संबंधित है? यानी कि प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल फाइल ट्रांसफर, एच टी टी पी, एफ टी पी और टीसीपी, ये तीनों में किसका पूर्ण रूप प्रोटोकॉल फाइल ट्रांसफर से संबंधित है? प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल फाइल ट्रांसफर से संबंधित है, कौन सा हो जाएगा? तो एफ एफ टी पी हो जाएगा, एफ टी पी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यहाँ पर उल्टा दिया गया है, प्रोटोकॉल पहले दिया गया है और फाइल, प्रोटोकॉल फाइल ट्रांसफर हो जाएगा क्या? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है इसरो और नासा ने, इसरो, इसरो और नासा, इसरो और नासा दोनों मिलकर कौन सा सैटेलाइट बनाया है जो सूर्य से संबंधित है? यानी कि इसरो और नासा ने मिलकर, इसरो और नासा ने मिलकर कौन सा सैटेलाइट बनाया है जो सूर्य से संबंधित है? अंजलि कुमारी जी, निसार, निसार, कुमारी माया जी निसार, सही आपका आंसर क्या हो जाएगा? निसार हो जाएगा, निसार, निसार सूर्य से संबंधित है, सूर्य से संबंधित सैटेलाइट है और इसे इसरो और नासा ने मिलकर बनाया है। अगला प्रश्न है, हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? हेपेटाइटिस जो बीमारी है, हेपेटाइटिस, वो मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? अंग का नाम बताना है, कौन सा हो जाएगा? लीवर, लीवर यानी कि यकृत को, यकृत को प्रभावित करता है क्या? हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बीमारी यकृत को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है राइजोबियम किस पौधे के जड़ में पाया जाता है? राइजोबियम जो होता है, राइजोबियम यह किस पौधे के जड़ में पाया जाता है? तो दलहनी पौधे, दलहनी पौधे के जड़ में राइजोबियम पाया जाता है, सही आपका आंसर दलहनी, दलहनी पौधे में राइजोबियम पाया जाता है। अगला प्रश्न है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम MgFe यानी फेरस तथा कैल्शियम में कौन सा तत्व डी ब्लॉक में आता है? कौन सा तत्व डी ब्लॉक में आता है? तो क्या हो जाएगा? फेरस, फेरस यानी कि आयरन जो है वो डी ब्लॉक में आता है, आयरन जो है वो डी ब्लॉक में आता है। जेड जिंक, क्या हो जाएगा आंसर? फेरस हो जाएगा। अगला प्रश्न है आवर्त सारणी में
आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में 30, 30 यानी कि 30 जो है परमाणु क्रमांक है। परमाणु क्रमांक कितना है? 30 है। परमाणु क्रमांक 30 है, वो किस तत्व का है? आवर्त सारणी में 30 परमाणु क्रमांक किस तत्व का है? आंसर क्या है? जिंक। जिंक। जिंक आंसर है आपका। क्या आंसर? जिंक। जिंक, सभी लोगों का सही आंसर जिंक। जिंक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मछली, मोर तथा मेढक, मछली, मोर तथा मेढक में जंतु के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। यानी कि मछली, मोर और मेढक, ये तीनों में इसमें 4 कोष्ठक होते हैं। यानी कि हृदय जो होता है उसका 4 कोष्ठक होता है। हृदय जो होता है वो 4 कोष्ठक होता है। तो कौन हो जाएगा? मोर हो जाएगा। मोर का हृदय जो होता है वो 4 कोष्ठक होता है। मोर का हृदय 4 कोष्ठक होता है। और मछली का और मेढक का कितना हो जाता है? 3 कोष्ठक। मछली और मेढक का, मछली और मेढक का 3 कोष्ठक हो जाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश, विद्युत आवेश, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? कूलम्ब हो जाएगा। विद्युत आवेश का, आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? अनुवांशिकी, अनुवांशिकी, अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? कूलम्ब। अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, मालपिगियन, मालपिगियन नलिका, मालपिगियन, मालपिगियन नलिका जो होता है, मालपिगियन नलिका जो होता है, मालपिगियन ट्यूब किसमें पाया जाता है? मालपिगियन ट्यूब जो होता है, ट्यूब जो होता है वो किसमें पाया जाता है? ऑर्थोपोड में, ऑर्थोपोडा में, ऑर्थोपोडा में, ऑर्थोपोड में, ऑर्थोपोड में होता है। ऑर्थोपोड में होता है। मालपिगियन ट्यूब जो होता है वो कहाँ होता है? ऑर्थोपोड में होता है। अगला प्रश्न है, सबसे कम वेदन क्षमता होती है, सबसे कम वेदन क्षमता जो होती है वो किस कण का होता है? सबसे कम वेदन क्षमता, सबसे कम वेदन क्षमता किस कण का होता है? कण का नाम बताना है। अल्फा कण, अल्फा कण सही है आपका आंसर। अल्फा कण, अल्फा कण का वेदन क्षमता सबसे कम होता है। अल्फा कण का वेदन क्षमता सबसे कम होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, किस मिट्टी में कण का आकार सबसे छोटा होता है? यानी कि मिट्टी का नाम बताना है। किस मिट्टी में कणों का जो आकार होता है, कणों का जो आकार होता है वो सबसे छोटा होता है। कण का जो आकार होता है वो सबसे छोटा होता है। तो चिकनी मिट्टी में, चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी का जो आकार होता है कण का वो सबसे छोटा होता है, चिकनी मिट्टी। चलिए सही आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न है, कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? यानी कि कौन सा अधातु है, अधातु का नाम बताना है। तो कमरे के ताप पर, यानी कि कमरे का जो ताप होता है, कमरे का ताप जो होता है उस पर द्रव अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में होता है। अधातु का नाम क्या है? ब्रोमीन। ब्रोमीन एकमात्र धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है। क्या? तो ब्रोमीन, ब्रोमीन। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, चीनी से एल्कोहल बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यानी कि जब हम चीनी से एल्कोहल का निर्माण करते हैं, चीनी से जब हम एल्कोहल का निर्माण करते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। यानी किण्वन के द्वारा चीनी से एल्कोहल बनाया जाता है। किण्वन के द्वारा चीनी से क्या होता है? एल्कोहल बनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रकाश की प्रकीर्णन घटना का उदाहरण। प्रकाश का जो प्रकीर्णन है, प्रकाश का जो प्रकीर्णन है, प्रकीर्णन जो है वो घटना का उदाहरण है। क्या? आकाश का, आकाश का रंग नीला हो जाना। आकाश का जो रंग नीला हो जाता है वह कैसे होता है? आकाश का रंग नीला हो जाता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आकाश का रंग नीला हो जाता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न है, पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है? पानी में, पानी यानी कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो आंसर क्या हो जाएगा? बी और सी। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा हो जाएगा? बी और सी। और वसा में, वसा की बात करें, वसा की, तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा हो जाएगा? तो के ई डी ए, के ई डी ए हो जाएगा, के ई डी ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, त्वरित एवं मेघ गर्जन होने पर कौन सी गैस, त्वरित, त्वरित, त्वरित यानी कि बिजली जो चमकता है उस समय बिजली के चमक और मेघ गर्जन होने पर कौन सी गैस, कौन सी गैस द्वारा वायुमंडलीय स्थिरीकरण होता है, यानी कि गैस का नाम बताना है। किस गैस के कारण, किस गैस के कारण जब त्वरित एवं मेघ गर्जन होता है, यानी कि बादल जब चमकता है और मेघ गर्जन होता है, तो किस गैस के कारण वायुमंडलीय स्थिरीकरण होता है, वायुमंडलीय स्थिरीकरण होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के कारण, नाइट्रोजन गैस के कारण। अगला प्रश्न देखेंगे, सबसे अधिक सघन धातु कौन सी है, सबसे अधिक सघन धातु, सघन धातु, सबसे अधिक सघन धातु, धातु का नाम बताना है। सबसे अधिक सघन, ऑस्मियम, आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्मियम। सबसे अधिक सघन या सबसे भारी भी कह सकते हैं, सबसे भारी भी कह सकते हैं। सबसे भारी धातु कौन सा हो जाएगा, तो ऑस्मियम हो जाएगा, ऑस्मियम। और हल्का अगर कहे, सबसे हल्का कहे, हल्का अगर कहे सबसे हल्का, तो क्या हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा, लिथियम, लिथियम हो जाएगा, लिथियम। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई इकाई क्या है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई इकाई यानी कि एसआई मात्रक क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, वेबर हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर। चलिए वेबर सभी लोगों का सही आंसर, वेबर, वेबर सही है। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, कौन सी भूकंपीय तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है, कौन सी, कौन सी भूकंपीय तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है, अनुप्रस्थ तरंग होती है। कौन सी भूकंपीय तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है, तो एस तरंग, एस तरंग जो होता है वो भूकंपीय तरंग होता है, भूकंपीय तरंग, भूकंपीय तरंग। और तरंग होता है तीन, एक होता है एस प्रकार होता है, एक एक पी प्रकार होता है, पी प्रकार, इस प्रकार और एल प्रकार की तरंगे होती है। पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। भूकंप अगर कभी भी आता है तो सबसे पहले पता की चलता है किस तरंग को, पी तरंग को। भूकंप अगर आता है तो सबसे पहले पी तरंग को पता चलता है, उसके बाद एस तरंग को, उसके बाद एल तरंग को, यानी कि पहले पी, उसके बाद एस, उसके बाद एल को पता चलता है, एल तरंग को पता चलता है, सबसे पहले पी तरंग को। और अनुप्रस्थ तरंग कौन सा है, तो एस हो जाएगा, एस तरंग क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है। अगला प्रश्न देखेंगे, पृथ्वी के वायुमंडल का कौन सा भाग सबसे कम सघन होता है, सबसे कम सघन होता है। पृथ्वी के वायुमंडल का कौन सा भाग सबसे कम सघन होता है, सबसे कम सघन होता है, तो क्या हो जाएगा, वायुमंडल हो जाएगा, वायुमंडल, वायुमंडल। और वायुमंडल का जो परत होता है वायुमंडल का, सबसे नीचे को क्या होता है, क्षोभ मंडल होता है, क्षोभ, क्षोभ मंडल होता है, क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल। उसके क्षोभमंडल होता है, सबसे ऊपर कौन सा होता है, वायुमंडल होता है, वायुमंडल। और इसके बाद क्या होता है, क्षोभमंडल के बाद होता है ऊपर समताप मंडल, समताप, समताप मंडल होता है। उसके बाद क्या होता है, मध्य मंडल, मध्य मंडल, मध्य मंडल। उसके बाद क्या होता है, आयन मंडल, आयन, आयन मंडल, आयन मंडल। आयन मंडल के ऊपर क्या होता है, बाह्य मंडल, बाह्य या बहिर्मंडल, बाह्य या बहिर्मंडल, बहिर्मंडल होता है। कितना मंडल होता है, पांच, एक दो तीन चार पांच। सबसे नीचे क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, आयन मंडल, उसके बाद बाह्य, बाह्य बहिर्मंडल, बाह्य बहिर्मंडल। चलिए समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, डायलिसिस का प्रयोग किस कृत्रिम अंग के लिए किया जाता है, डायलिसिस, डायलिसिस जो प्रक्रिया होता है उसमें हृदय का, हृदय का प्रत्यारोपण किया जाता है डायलिसिस में, डायलिसिस में कृत्रिम अंग, कृत्रिम अंग, कृत्रिम अंग के रूप में किया जाता है किडनी में, किडनी में, किडनी में कृत्रिम अंग का प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं, डायलिसिस। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, जल की स्थायी कठोरता, जल, जल में जो स्थायी कठोरता होता है, जल में जो स्थायी कठोरता होता है उसे दूर किया जाता है, स्थायी कठोरता को, जल की स्थायी कठोरता को दूर किया जाता है। आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिए। जल की स्थायी कठोरता को दूर किया जाता है सोडियम कार्बोनेट मिलाने पर, सोडियम कार्बोनेट के द्वारा, सोडियम कार्बोनेट के द्वारा जल की स्थायी कठोरता को दूर किया जाता है, दूर किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे।
अगला प्रश्न है, सोने को शुद्ध करने के लिए कौन सा मिश्रण उपयोग किया जाता है? यानी कि सोना जो होता है, यानी कि गोल्ड, गोल्ड गोल्ड वाला जो सोना होता है, उसे शुद्ध करने के लिए कौन सा मिश्रण मिश्रण का उपयोग करते हैं? तो ये अम्लराज जो है, अम्लराज या एक्वारेजिया, एक्वारेजिया जो है, यह क्या है? मिश्रण है। इसमें सोने को शुद्ध किया जाता है। अम्लराज या एक्वारेजिया, सही है। अम्लराज या एक्वारेजिया, इसमें क्या होता है? HNO3, एच HNO3, HNO3 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये दोनों का जो रेशियो होता है वो 1:3 का होता है, 1:3 का होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 और नाइट्रिक अम्ल 1 होता है, 1। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, अफ्रीकी अफ्रीकी नींद, अफ्रीकी नींद यानी कि अफ्रीका में जो नींद की बीमारी है, अफ्रीका में जो नींद की बीमारी होती है, अफ्रीका में जो नींद की बीमारी होती है, जिसका नाम ही रखा गया है अफ्रीकी नींद, अफ्रीकी नींद, उसका उस बीमारी का नाम ही रखा गया है। वो किस मक्खी के काटने से होता है? किस मक्खी के काटने से अफ्रीकी नींद बीमारी होती है? अफ्रीकी नींद नामक बीमारी होती है टी टी सेट्स टी सेट्स फ्लाई, टी सेट्स फ्लाई के द्वारा, टी सेट्स फ्लाई के द्वारा। यह क्या है? मक्खी का नाम है। मक्खी का नाम क्या है? मक्खी का नाम क्या है? टी सेट्स फ्लाई, टी सेट्स फ्लाई। मक्खी का नाम है टी सेट्स फ्लाई। इसके कारण अफ्रीकी नींद की बीमारी होती है। अगला प्रश्न है, द्रव में घर्षण का द्रव में द्रव में जो घर्षण होता है, द्रव में जो घर्षण होता है, द्रव में घर्षण जो होता है उसे क्या कहते हैं? तो सयांता कहते हैं, यानी कि विस्कोसिटी, विस्कोसिटी सयांता कहते हैं। द्रव में घर्षण को विस्कोसिटी कहते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सबसे ज्यादा पाया जाता है। और इसे क्या कहते हैं? इसे भविष्य का ईंधन भी कहते हैं, भविष्य का ईंधन भी हाइड्रोजन को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क लघु क्षेत्र में, कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क लघु क्षेत्र यानी कि छोटे रेंज के लिए, यानी कि नजदीकी क्षेत्र के लिए, जैसे घर घर कार्यालय स्कूल, घर कार्यालय स्कूल जैसे भवनों के छोटे समूह के लिए कवर करता है। कौन सा नेटवर्क है? तो LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। इसका क्या हो जाएगा फुल फॉर्म? लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। इसका प्रयोग छोटे स्तर पर किया जाता है, छोटे स्तर पर, जैसे घर में कार्यालय में या स्कूल में छोटे छोटे क्षेत्रों के लिए प्रयोग किया जाता है। लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, दुनिया का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, दुनिया का क्या हो जाएगा? दुनिया का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या था? दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या था? लोकल एरिया नेटवर्क, सही है, लोकल एरिया नेटवर्क सही है। और इसका नाम क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम एनियक हो जाएगा, एनियक। दुनिया का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? एनियक हो जाएगा, एनियक। अगला प्रश्न देखेंगे, सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत, सूर्य और तारों में जो ऊर्जा होता है उसका स्रोत क्या होता है? सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? आप लोग बताइएगा। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन के कारण सूर्य और तारे में ऊर्जा होता है। अगला प्रश्न है, इसरो द्वारा इसरो द्वारा 2021 में, इसरो के द्वारा 2021 में PSLV CS1 द्वारा किस उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया था? किस उपग्रह को लॉन्च किया गया या प्रक्षेपित किया गया? PSLV CS1 क्या है? यह यान है। इसके द्वारा उपग्रह को प्रक्षेपित किया जाता है, यानी कि यह ले जाने वाला यान है। इसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया उपग्रह को कौन सा उपग्रह? तो सिंधु नेत्र का 2021 में PSLV CS1 के द्वारा
लॉन्च किया गया, CS1 के द्वारा लॉन्च किया गया? कौन सा? सिंधु नेत्र, सिंधु नेत्र। और चलिए, दो क्वेश्चन बैंक के बारे में आज बताए हैं, और दूसरे क्वेश्चन बैंक जो बता रहे हैं अभी, ये प्रीवियस ईयर 2021 का एनटीपीसी, एनटीपीसी और रेलवे का जो भी एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया प्रश्न है। अब लास्ट प्रश्न है इसका, चलिए देख लेते हैं। लास्ट प्रश्न क्या है? प्रश्न, चावल की भूसी से तेल निकालने में कौन सा एंजाइम मिलाया जाता है? यानी कि चावल की भूसी, चावल की भूसी से हम अगर तेल निकालते हैं, चावल की भूसी से हम तेल निकालते हैं, तेल निकालते हैं, तो कौन सा एंजाइम मिलाते हैं? कौन सा एंजाइम मिलाते हैं? से तेल निकालने के लिए कौन सा एंजाइम मिलाया जाता है? कौन सा एंजाइम मिलाया जाता है? तो एंजाइम का नाम क्या है? एंजाइम का नाम क्या है? प्रोटीज, प्रोटीज नाम है एंजाइम का नाम। एंजाइम का नाम क्या है? प्रोटीज है, प्रोटीज। कुमारी माया जी, चलिए आप लोग अभी तक जुड़े हुए हैं और सभी प्रश्नों का जब बोलते हैं जवाब देने के लिए जवाब देते हैं, कमेंट करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जुड़े रहिए और क्लास कीजिए, और जब एग्जाम दीजिएगा, एग्जाम हॉल में जाइएगा तो इसका फायदा बुझाएगा आपको। अभी तो फायदा उतना नहीं मिलेगा, लेकिन प्रैक्टिस सेट अगर लगा रहे होंगे तो फायदा मिल रहा होगा। वन लाइनर प्रश्न है ये, रिवीजन करवा रहे हैं हम यहाँ पर। तो डायरेक्ट प्रश्न अगर आएगा प्रैक्टिस सेट में तो सोचना पड़ेगा और डायरेक्ट आंसर टिक कर दीजिएगा। प्रोटीज, ये लास्ट प्रश्न था। अब मेरा क्लास यहीं पर खत्म होता है। अब शशिकांत सर का आप लोग ऐसे ही आंसर कमेंट करते रहिए और जुड़े रहिए। इसका बेनिफिट आपको मिलेगा जब प्रैक्टिस सेट कीजिएगा या एग्जाम में बैठिएगा, एग्जाम हॉल में बैठिएगा तो। ऐसे ही क्लास आप लोग करते रहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद आप सभी को। अब मेरा क्लास यहीं पर खत्म होता है। आइए शशिकांत सर।